गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। जुड़ जाइए फटाफट सभी लोग। आज हम लोग फिर से उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट का ये तीसरा लेक्चर है और इसके बाद कार्बोहाइड्रेट के क्वेश्चन समाप्त होंगे। लगभग इसमें सभी हम लोग टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। कुछ टाइप के क्वेश्चन जो और परीक्षाओं में उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण हैं, जो पूछे जा सकते हैं, उन कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग आज के लेक्चर में टच करेंगे। आप सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 8 बज गए हैं। आप सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट। बचे हुए शेष क्वेश्चंस को हम लोग धीरे धीरे टच करते हुए चलेंगे, देखेंगे। जो टॉपिक रह गए हैं उनसे भी क्वेश्चंस बनाएंगे। हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के अंदर बेसिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देख लिया। बेसिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड, पॉलीसैक्राइड, और उसके अलावा हम लोगों ने इसमें देखा कि कौन सी रिड्यूसिंग शुगर थी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर थी, और कार्बन संख्या के परमाणुओं के आधार पर हम लोगों ने वर्गीकृत किया। आप सभी लोगों ने अगर बच्चा नया है जिसने ये पहला लेक्चर तीसरी में देख रहे हैं अगर आप, तो पहले भी 2 लेक्चर आप कवर करिए, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट के मैंने लगभग सभी टॉपिक को टच किया है और 100 क्वेश्चन की लगभग ये सीरीज है, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोजेस। अल्फा डी ग्लूकोज जो है, अल्फा डी ग्लूकोज का विशिष्ट घूर्णन क्या है, ये पूछा है। स्पेसिफिक रोटेशन तो जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, प्रकाश सक्रिय यौगिक होते हैं, उन सभी प्रकाश सक्रिय यौगिकों का एक विशेष गुण है जिसको विशिष्ट घूर्णन कहते हैं, जिसको अल्फ़ा डी से प्रदर्शित करते हैं। अल्फ़ा ऑब्जर्व एंगल आपका हो जाता है इंटू से इंटू एल लगाते हैं, कंसंट्रेशन इंटू लेंथ। ये डेसीमीटर में लेते हैं, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से आप इसको रखते हैं। ये आपका ऑब्जर्व एंगल हो जाता है। तो यहाँ पूछा है कि ग्लूकोज के लिए आपको बताना है कि ग्लूकोज के लिए स्पेसिफिक जो रोटेशन है वो एंगल कितना होता है। तो अल्फ़ा का डी ग्लूकोज पूछा है। ग्लूकोज अपने 2 रूप में होता है, एक बीटा फॉर्म में और एक अल्फ़ा फॉर्म में। तो ये आपस में क्या है, किस तरीके का रिलेशन रखते हैं, एनोमर्स हैं। तो आइए देखते हैं कि जो डी ग्लूकोज है उसका अल्फ़ा आइसोमर और बीटा आइसोमर आपस में किस तरीके का रिलेशन रखे हैं, ये एनोमर्स हैं। अगर आप स्पेसिफिक रोटेशन की बात करें अल्फा डी ग्लूकोज के लिए, तो प्लस का 112 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर सही होगा। और अगर स्पेसिफिक रोटेशन बीटा डी ग्लूकोज की अगर आप बात करेंगे, अगर चेयर फॉर्म में अगर दोनों बनाते हैं, तो ये 18.7 डिग्री सेल्सियस है और समथिंग ये 19 डिग्री सेल्सियस आप इसका आंसर लिख सकते हैं अप्रॉक्स में अगर पूछा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कि जो अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज का जो विशिष्ट घूर्णन है वो क्या है, 49 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, 112 डिग्री सेल्सियस, 134 डिग्री सेल्सियस। तो जो 112 डिग्री सेल्सियस है वह आपका आंसर सही हो जाएगा किसके लिए, अल्फा डी ग्लूकोज के मोनोमर्स के लिए। चलिए, अब बीटा की बात करते हैं। इन्होंने फिर से रिपीट क्वेश्चन पूछ लिया। 82 आप क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट जवाब करिए। अभी हम लोग इससे पहले वाले स्क्रीन पर हम लोग देख चुके हैं कि स्पेसिफिक रोटेशन बीटा के लिए 18.7 डिग्री सेल्सियस है और इसके लिए 112 डिग्री सेल्सियस है। तो जो 18.7 डिग्री सेल्सियस है वहाँ तो आंसर नहीं है, लेकिन 19 डिग्री सेल्सियस जो है वह आंसर सही है। तो बीटा डी ग्लूकोज जो एनोमर है वो क्या है, इसका स्पेसिफिक रोटेशन आपका 19 डिग्री सेल्सियस आंसर हो जाए और 112 डिग्री सेल्सियस अल्फा डी ग्लूकोज के लिए आंसर सही होगा। फटाफट आप लोग कमेंट करिए। यह कार्बोहाइड्रेट का ये तीसरा लेक्चर है। यह तीसरे लेक्चर के बाद कार्बोहाइड्रेट की यह सीरीज समाप्त हो जाएगी। इसके बाद आगे का टॉपिक हम लोग करेंगे। सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे कि संख्या बढ़े, सभी लोग जुड़ पाएँ। आपकी डेली क्लास 8 बजे रहेगी, जिससे आप पूरा सिलेबस आप कवर कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव आप प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर प्रायिकता ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस कराने की रहेगी, जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और जो प्रीवियस हैं जो पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, सुक्रोज का विलयन अंततः विशिष्ट घूर्णन का मान प्राप्त करता है। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सुक्रोज 49 डिग्री सेल्सियस, 52.7 डिग्री सेल्सियस, 55.5, ये पूरा नहीं लिखा हुआ था, यह 112 डिग्री सेल्सियस है।
तो सुक्रोज के अगर आप विशिष्ट रूढ़न की बात करते हैं तो सुक्रोज के लिए आप क्या लिखते हैं 65.5 डिग्री सेल्सियस, ये आपका सुक्रोज के लिए स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू हो जाती है। कितना हो जाता है 65.5, इसलिए आप 83 का क्या लगाएंगे 83 आप सही चले जाइए। क्या होगा 65 कहीं कहीं किताबों में किसी जगह पे 66.6 डिग्री सेल्सियस रहता है, वो थोड़ा टेम्परेचर पे थोड़ा सा आगे पीछे होता है, इस वजह से आंसर में कभी कभी डिस्टर्बेंस होता है, फ्लक्चुएशन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84 आपके सामने, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर रेस्पेक्टिवली। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज रेस्पेक्टिवली क्या है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्रमशः हैं क्या है, एल्डोहेक्सोज, 2 कीटो हेक्सोज, कीटो हेक्सोज, एल्डोहेक्सोज, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है लेकिन डाइसैकेराइड नहीं है, ये नहीं होगा। या फिर उन्होंने पहला ही डाइसैकेराइड लिख दिया, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, यह मोनोसैकेराइड है, ठीक है, डाइसैकेराइड लिख दिया है, तो आधा क्वेश्चन ऑप्शन सही है, आधा नहीं है। हमें क्या देखना है कि जो ग्लूकोज है उसके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, बच्चों सबको मालूम है एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। और फ्रक्टोज की बात करें तो उसमें दूसरे कार्बन पर क्या होता है, कीटोन प्रेजेंट होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज आर फंक्शनल आइसोमर्स। पिछले लास्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में किस तरीके का रिलेशन रखते हैं, तो क्या है फंक्शनल आइसोमर है, क्रियात्मक समूह समावेवी हैं। यानी कि जो ग्लूकोज है वो एल्डोहेक्सोज है और जो फ्रक्टोज है वो 2 कीटो हेक्सोज है। तो ये आंसर सही हो जाएगा आपका 84 का, पहला ग्लूकोज जो है वो एल्डोहेक्सोज है, फ्रक्टोज जो है वो 2 कीटो हेक्सोज है। इसमें पहला ही कीटोज लिख दिया, तो ग्लूकोज जो है वो एल्डिहाइड का एग्जाम्पल है, इसलिए आप 84 में आंसर क्या सही करेंगे, 84 का आप आंसर ए सही करेंगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ब्रोमीन वाटर कंटेंस, ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइज, ब्रोमीन जल ऑक्सीकृत करता है बोथ एल्डोज एंड कीटोज, एल्डोज एंड नॉट कीटोज, कीटोज एंड नॉट एल्डोज। चूँकि ब्रोमीन वाटर जो है वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो यह केवल एल्डोज को कर पाता है, कीटोज को नहीं कर पाता है, इसलिए आंसर आपका सही हो जाएगा 85B। क्योंकि ये एल्डोज को यानी कि कीटोज को यानी CHO ग्रुप को तो आप COOH में यहाँ चेंज कर देते हैं, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कीटोन को नहीं कर पाता, इसलिए आंसर बी सही होगा। एल्डोज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्डोनिक एसिड विद ट्रीटेड, किसकी अभिक्रिया से एल्डोज को आप एल्डोनिक एसिड में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यानी कि एल्डोज एल्डोनिक में आप इसको कह सकते हैं कि फ्रक्टोज आप अगर ग्लूकोज लेते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड में आप चेंज करेंगे, तो एल्डोज एल्डोनिक एसिड में चेंज हो जाए। तो अगर आप ब्रोमीन वाटर से अगर आप रिएक्ट कराते हैं तो जिसमें क्या होता है कि जो CHO प्रेजेंट है वो COOH में चेंज हो जाता है आपका, तो आप इसको कह सकते हैं कि ब्रोमीन वाटर से आपका एल्डोज जो है वो एल्डोनिक में चेंज हो जाएगा। तो आप इसको कैसे देख सकते हैं कि CHO ग्रुप यहाँ प्रेजेंट था, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने यूज़ कर लिया, वहाँ पे आपने Br2 यूज़ कर लिया, CH2OH आपका जो प्राइमरी एल्कोहल है सच एज वही है, केवल CHO है वो COOH में कन्वर्ट हो गया। यानी कि Br2 से रिएक्शन करने पर यह एल्डोनिक में चेंज हो जाएगा, तो ओनली द एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज क्या होगा। तो इसमें क्या होता है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग के थ्रू केवल एल्डिहाइड है वो केवल ऑक्सीकृत होता है। अगर यहीं आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को अगर आप प्रयोग कर लें तो ऊपर तो CHO COOH में चेंज हो ही जाएगा, यहाँ जो प्राइमरी एल्कोहल CH2OH प्रेजेंट है वो भी आपका चेंज हो जाएगा, तो एल्डारिक एसिड में चेंज हो जाएगा। किसमें, एल्डारिक एसिड में, एल्डारिक एसिड में चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूटारिक एसिड, किसकी क्रिया से ग्लूकोज को ग्लूटारिक एसिड में परिवर्तित किया जा सकता है। ग्लूकोज को ग्लूटारिक में, यानी कि यहाँ पे जो एल्डोज आपका लिखा हुआ है वो एल्डोज जो है वो एल्डारिक में, अगर यहाँ पे अगर आप ग्लूकोज इसको लिख देते हैं तो यहाँ आपका क्या लिखना पड़ेगा आपको, ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड। यानी कि जो ग्लूकोज है वो ग्लूटारिक एसिड में चेंज
हो जाएगा। किसके अंदर? ग्लूकोज ग्लूटारिक एसिड के अंदर। किससे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। तो इसे मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया जो कि आपको ग्लूकोज को ग्लूटारिक एसिड में चेंज कर देगा। तो यहाँ पे आप नाइट्रिक एसिड का यूज़ करेंगे, ग्लूकोज ग्लूटारिक एसिड में परिवर्तित हो जाएगा। तो आप HNO3 का प्रयोग कर लीजिए। इससे 83 में आंसर हम लोग क्या लगा देंगे? 83C। बहुत सुंदर। 88 द फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन ऑफ एन एल्डोज कंज्यूम्ड, एल्डोज के ओसाजोन के बनने में प्रयुक्त होता है। एल्डोज से अगर आप ओसाजोन बनाते हैं तो कितने मोल फेनिल हाइड्राजीन के प्रयोग करेंगे आप? ये फेनिल हाइड्राजीन क्या है? C6H5NH2। जब आप CHO ग्रुप के साथ अपक्रिया कराते हैं तो ये CHO का जो O है ये इसके H2 के साथ H2O बना के हटता है और शेष जो बचेगा वो CH डबल बॉन्ड से N NH C6H5 इसके साथ जुड़ जाएगा। यह फेनिल हाइड्राजीन है, यह फेनिल हाइड्राजोन बनाता है। क्या बनाता है? फेनिल हाइड्राजोन। ये हाइड्राजोन बनाता है। तो अगर ग्लूकोज से अगर आप रिएक्शन कराते हैं तो यह ग्लूकोसाजोन बनाता है। अगर आपने यहाँ पे क्या ले लिया? ग्लूकोज, तो क्या बनेगा? ग्लूकोसाजोन। क्वेश्चन क्या पूछा है? ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन बनने में या ग्लूकोज के ओसाजोन के फॉर्मेशन में कितने फेनिल हाइड्राजीन के प्रयोग होते हैं? तो 1 मोल लेकर आप ये जो डबल बॉन्ड से O है वो NNH C6H5 में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा जो सेकेंडरी एल्कोहल है ये NH3 और C6H5 NH2 निकालने के बाद कीटोन में प्रेजेंट हो जाएगा और कीटोन पे दोबारा जैसे ही आप रेट कराते हैं तो इसका H2 इसके O के साथ कराता है तो 2 जगह आपका फेनिल हाइड्रोजन प्रेजेंट हो जाता है। तो कुल मिला के ग्लूकोज का फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो ओसाजोन का फॉर्मेशन होता है 1, 2 और 3 मोल आपको लेने पड़ते हैं तो ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन बनाने में। तो यहाँ पे हाँ बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर सही कर रहे हैं। 88 का आंसर आप क्या लिखेंगे? 88 में आप C लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया कि 3 मोल फेनिल हाइड्रोजन के आप प्रयोग करते हैं जिससे कि ओसाजोन बन जाता है। अब उन्होंने पूछा है कि सुक्रोजेज, सुक्रोज आज सभी जानते हैं कि ये डाइसैकेराइड है। सुक्रोज अगर डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आएगी। बिना ही ज़्यादा दिमाग लगाए बिल्कुल सही आप इसका आंसर कर सकते हैं 82B। क्या लगा देंगे? ये रिड्यूसिंग शुगर है। ये रिड्यूसिंग शुगर है नहीं, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इक्विमोलर है, सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है। मोनोसैकेराइड है नहीं क्योंकि ये डाइसैकेराइड है, इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर आंसर देना उपयुक्त रहेगा, इसलिए आंसर क्या लगाएंगे? B लगा दीजिए, B लगाइए, बिल्कुल सही। आप अगर ग्लूकोसिडिक लिंकेज अगर आपसे पूछ लेता तब आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज की आप ग्लूकोसिडिक लिंकेज आप कह सकते थे कि इसमें C1C2 ग्लूकोसिडिक लिंकेज होते हैं, तब आप कहेंगे जब इस टाइप की लिंकेज आपसे पूछे तब। चलिए, सुक्रोज इन्वॉल्व्स, सुक्रोज में जो लिंकेज होती है वो हेड टू टेल होती है या हेड टू हेड होती है, टेल टू टेल होती है। 50% हेड टेल एंड हेड टू हेड होते हैं। सुक्रोज किससे मिलकर बनी है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनी है, मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ आपका ये आपका फ्रक्टोज बन गया, सॉरी ग्लूकोज बन गया, इसको आप क्या कहेंगे? ग्लूकोसाजोन। और यहाँ पे ये आपका फ्रक्टोजाजोन, इस तरीके से। तो यहाँ जो ऑक्सीजन है वो हट के आपस में जुड़ता है तो इसका C1 इसका C2 आपस में, यह किसका C1 यह इसका C2, किसका? पहला ग्लूकोज का, दूसरा फ्रक्टोज का। इसका भी पहला है तो ये भी हेड है और ये भी हेड है, तो ये क्या बनाएगा? हेड टू हेड लिंकेज। क्या होगी इसके अंदर? ग्लूकोज और फ्रक्टोज की हेड टू हेड लिंकेज होगी। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, इसमें भी क्या कह देते हैं? ये इसका अल्फा कार्बन है जहाँ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका ये अल्फा और इसका ये यहाँ पे CH2OH प्रेजेंट होता है, तो इसका ये दूसरा कार्बन है, तो इसका ये बीटा। अल्फा बीटा लिंकेज भी आप इसको कह सकते हैं, अल्फा बीटा ग्लूकोसिडिक लिंकेज या C1C2 लिंकेज जो कि सुक्रोज में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ आप आंसर क्या करेंगे? हेड टू हेड होती है, पहला और दूसरा कार्बन ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिलता है जो कि सुक्रोज बनाते हैं।
तो चलिए इन्होंने फिर से रिपीट क्वेश्चन पूछ लिया। 91 क्वेश्चन आपके सामने फिर से है कि पहला चौथा ग्लूकोसिडिक लिंकेज बीटा के साथ नहीं, पहली चौथी नहीं, मैंने आपको बताया था पहला दूसरा होता है। या तो ये आंसर सही हो सकता है, मे बी डी आंसर सही हो सकता है, लेकिन हमने आपको बताया या तो C1 और C2 की ग्लाइकोसिडिक लिंकेज लिखेगा या अल्फा बीटा ग्लूकोसिडिक लिंकेज लिखेगा, तो उसके साथ दोनों ही चीज़ें नहीं लगी होंगी। सो आपको आंसर डी करना उपयुक्त रहेगा, जो 1,2 ग्लूकोसाइड लिंकेज इसके अंदर प्रेजेंट है, इसमें अल्फा बीटा लिखा होता है तो सही हो सकता था, इसलिए आंसर आप क्या करेंगे, डी करेंगे। 91 डी, 91 डी, 91 डी। चलिए 92 क्वेश्चन है, निम्न में वह अपकर्मक जो एल्डोज को एल्डारिक एसिड में चेंज करता है। क्वेश्चन फिर थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है, क्वेश्चन फिर से रिपीट है। एल्डोज को एल्डारिक एसिड में आपको चेंज करना है, तो एल्डारिक एसिड में चेंज करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, तो देख लीजिए एक बार। ये आपका एल्डोज है, कोई CHO जिसमें प्रेजेंट है और वह किस में चेंज हो जाता है, एल्डारिक एसिड में। तो जो CHO है वो COOH में चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो गया आपका एल्डारिक। बोथ एल्डिहाइड एंड प्राइमरी जो एल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज, तो ये दोनों आपस में, ये ऊपर, ये जो नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी चेंज हो जाता है। तो इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वह ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आप क्या देख रहे हैं, वह नाइट्रिक एसिड है जो आपके पास प्रेजेंट है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग के रूप में। तो यह 91 में आप आंसर क्या लगा देंगे, 91 के साथ आप लगाएंगे डी। बहुत बढ़िया, सुंदर। 93 क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, निम्नलिखित में वह जो डाइसैकेराइड प्रदर्शित नहीं करता है। सुक्रोज है सर, डाइसैकेराइड है, माल्टोज है, डाइसैकेराइड है, लैक्टोज है, डाइसैकेराइड है, डेक्सट्रोज है सर, यही मोनोसैकेराइड है। ये डेक्सट्रोज है क्या, ये ग्लूकोज का ही दूसरा नाम है। क्यों है कि ग्लूकोज जब डी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, जब दाईं ओर घुमाता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होने के कारण इस शर्करा का नाम ही डेक्सट्रोज रख दिया गया। तो ग्लूकोज को और क्या क्या शर्कराओं के नाम देते हैं, ग्लूकोज को ही ब्लड शुगर कहा जाता है, कॉर्न शुगर भी कहते हैं इसको, कॉर्न शुगर, ब्लड शुगर, ये ब्लड में अधिक मात्रा में पाई जाती है, मतलब ब्लड में पाई जाने वाली शर्करा है। और किस में पाई जाती है, अंगूर के रस में पाई जाती है, इसलिए इसको ग्रेप शुगर भी कहा जाता है, ग्रेप शुगर। और क्या फार्मूला होता है इसका, मॉलिकुलर फार्मूला होता है C6H12O6। क्वेश्चन एक पढ़िए लेकिन उसके बारे में और जानकारी कर लीजिए। तो ग्लूकोज के अंदर सर कितने कायरल सेंटर होते हैं, तो n जो नंबर ऑफ कायरल सेंटर हैं वो कितने होते हैं, 4 कायरल सेंटर होते हैं। आपसे कहें कि ग्लूकोज के टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे, तो ग्लूकोज के अगर टोटल आइसोमर की बात करो तो किसी भी आइसोमर्स निकालने के लिए 2 पावर n लिखते हैं, 2 पे पावर 4 लिखोगे कितने हो जाएंगे, 16 टोटल आइसोमर हो जाएंगे। अगर डेक्सट्रोज अगर सॉलिड स्टेट में है, यानी कि ग्लूकोज जो है अगर पाउडर के फॉर्म में है, तो इसका वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये, तब इसका 146 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो डेक्सट्रोज के बारे में हमने कम से कम 5 बातें सीखी। क्या ग्लूकोज को, डेक्सट्रोज को ब्लड शुगर, कॉर्न शुगर या ग्रेप शुगर भी कहते हैं। ग्लूकोज है C6H12O फॉर्मूला है, CHO यानी एल्डोज है, ये 6 कार्बन की एल्डिहाइड युक्त शर्करा है। कायरल कार्बन की बात करें तो 4 कायरल कार्बन होते हैं। टोटल आइसोमर्स की बात करें तो 16 आइसोमर बनाता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 146 होता है और यह वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सबको समझ में आया, एक बार फटाफट यस कर दीजिए, लिख दीजिए कमेंट में यस लिखिए फटाफट। सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार लिखिए सभी लोग, फटाफट लिखिए, कमेंट करिए। सब लोगों को समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ा जाए। क्लियर है, ग्लूकोज के बारे में ढेर सारी ये सब बातें क्लियर हैं, लिखिए फटाफट, कमेंट करिए समझ में आया नहीं आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आया, बिल्कुल ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में वह शर्करा जो सुक्रोज के सापेक्ष अधिक मिठास रखते हैं। सुक्रोज के रेस्पेक्ट में अगर यहाँ पे अगर आप लिस्ट की कर दें, लिस्ट अगर स्वीट की बात कर दें तो लिस्ट में ये आपका चला जाएगा माल्टोज।
और अगर आपसे कहते हैं कि मोस्ट स्वीट है तो आप क्या लिख देंगे? मोस्ट स्वीटर। कौन है? नेचुरल शुगर। कौन सी है? जो पके फलों की शर्करा है। नेचुरल शुगर क्या है? फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज है। आंसर करिए क्या है? 94B। बहुत बढ़िया। 94B क्या है? फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। चलिए 95। इनवर्ट शुगर इज मिक्सर ऑफ। किसको कहा जाता है इनवर्ट शुगर? इन्वर्जन किसको कहते हैं? इन्वर्जन किसको कहते हैं? हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इन्वर्जन। इन्वर्जन कहा जाता है। क्या होता है इन्वर्जन में? इसमें जो आपका डी फॉर्म है वो एल फॉर्म में चेंज हो जाता है, इसीलिए इसको सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी कहा जाता है। इन्वर्ट शुगर किस में टूटती है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर टूटती है। किसके अंदर? ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर टूटती है। बहुत बढ़िया। क्या आंसर सही हो जाएगा? सेकंड आंसर सही हो जाएगा। स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ। स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड लैक्टोज। यानी कि स्टार्च जो है वो एक पॉलीमर है। और मोनोमर के बारे में पूछ रहे हैं कि मोनोमर क्या है? मोनोमर का आंसर बता दीजिए। स्टार्च के मोनोमर का नाम क्या है? तो स्टार्च को जब आप जल अपघटित कराते हैं तो यह किसमें टूटता है? एन ग्लूकोज की छोटी छोटी यूनिट्स में टूट जाता है। यानी कि जो डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज आपका हुआ वह इसका मोनोमर हो गया। मोनोमर किसका पॉलीमर है? सर मोनोमर है ग्लूकोज, और स्टार्च एक पॉलीमर है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा चलिए देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्टार्च जो है आपके सामने उपस्थित है। स्टार्च जो है वो अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज के अंदर टूटता है। तो स्टार्च जो है वो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दो के अंदर टूट जाता है। किसके अंदर? एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के अंदर। तो ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है। तो जो एमाइलोज का पार्ट है वो 15 से 20% तक, और एमाइलोपेक्टिन का 80 से 85% तक उपस्थित होता है। कितना? 80 से 85% तक। जो एमाइलोज है वो लीनियर स्ट्रक्चर रखता है, जल में घुलनशील है, C1 से C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है और नॉन रिड्यूसिंग की कैटेगरी में आता है। तो हमने चार बातें सीख ली। क्या? स्टार्च का जो एमाइलोज पार्ट है वो 15 से 20% तक होता है, लीनियर स्ट्रक्चर रखता है, H2O सॉल्वेबल है, और H2O में सॉल्वेबल है, C1 C4 लिंकेज रखता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर की तरह काम आता है। स्टार्च का जो दूसरा पार्ट है 2 हिस्सों से जल से मल का बना होता है। इसका 80 से 85 भाग एमाइलोपेक्टिन कहलाता है। यह क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर के साथ संकलित होता है। यह जल में आघुलनशील होता है। C1 से C4 की ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होती है, और यह नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में, यानी पॉलीसैकेराइड है तो नॉन रिड्यूसिंग शर्करा है। ये बात क्लियर हुई? एक बार फटाफट सब लोग लिख दीजिए। स्टार्च जो है वो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दो में टूटता है। तो एमाइलोज जो है वो 15 से 20% तक हिस्सा है, लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है, जल में विलेय है, C1 C4 लिंकेज के साथ जुड़ा हुआ होता है। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन वही पूछ लिया फिर से जो हमने आपको अभी टेबल में बताया। स्टार्च कंटेंस एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का पार्ट लिखा हुआ है। स्टार्च का एमाइलोज जो है वो कितना हिस्सा बना होता है, एमाइलोपेक्टिन का हिस्सा कितना बना होता है, एमाइलोज का हिस्सा तो अभी आपको बताया कि 15 से 20% तक आपका एमाइलोज स्टार्च में प्रेजेंट होता है। 80 से 85% अगर बचेगा तो वो आपको एमाइलोपेक्टिन हो जाएगा। यानी 20 और 80 अगर आपको ऑप्शन में नहीं देते हैं तो 15-85 देंगे, तब भी आप एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन स्टार्च के दो पार्ट्स आप डिवाइड कर देंगे। एग्जाम में हो सकता है 15% एमाइलोज यहाँ प्लस 80% लिख के एमाइलोपेक्टिन यहाँ लिख दें, तो मैंने ऊपर ही लिख दिया वहाँ पर पार्टीशन, इसलिए 97 में आप आंसर क्या लिखेंगे? 97 का आंसर क्या लिखेंगे आप? 97 का ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। चलिए अच्छा रिपीट क्वेश्चन है, फिर से एक बार उसी से क्वेश्चन पूछ लिया है। स्टार्च के ही लगातार 3 क्वेश्चन आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर पॉलीमर? निम्नलिखित में वह एक जो रेखीय बहुलक है।
कौन सा एक जो है वो लीनियर पॉलीमर है, रेखीय बहुलक कौन सा है? एमाइलोपेक्टिन है, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है या एमाइलोज है? कौन सा ऐसा है निम्नलिखित में वह जो एक रेखीय बहुलक है? एमाइलोपेक्टिन है, एमाइलो ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, एमाइलोज है, क्या है? बहुत अच्छे। लीनियर पॉलीमर में अभी हम लोगों ने जोड़ा था स्टार्च का जो एमाइलोज हिस्सा होता है, एमाइलोज वह लीनियर स्ट्रक्चर रखता है। क्या रखता है? लीनियर स्ट्रक्चर रखता है। बहुत बढ़िया। इसलिए क्या आंसर सही हो जाएगा? आप लीनियर में आप लिखेंगे क्या? एमाइलोज आपका जो है वह लीनियर की कैटेगरी में आएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 99, द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स द डार्क ब्लू कलर विद द आयोडीन। अच्छा क्या लिखेंगे? इट्स कार्बोहाइड्रेट का जलीय विलयन जो आयोडीन के साथ गहरा नीला रंग देता है वो कार्बोहाइड्रेट क्या है? स्टार्च का आयोडीन के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनता है वह ब्लू कलर का होता है या वॉयलेट कलर का देता है, तो स्टार्च आयोडीन डार्क ब्लू कलर का देता है। इसलिए आंसर क्या सही होगा? कार्बोहाइड्रेट का वह जलीय विलयन जो नीला रंग प्रदान करता है वह क्या है? स्टार्च है जो कि नीला रंग प्रदान करता है। 99 में आप आंसर क्या करेंगे? 99 D1 इज करेक्ट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन है, यह आपका MSQ टाइप क्वेश्चन है। मल्टीपल सेलेक्ट है, इसमें एक से भी ज़्यादा सही हो सकते हैं, यहाँ आपको मिलान करना है। यह क्वेश्चन ऑप्शनल नहीं है, यह आपको बताना है क्या है। ग्लूकोज टॉलिन को अपचेत करता है, ग्लूकोज फेलिंग को भी करता है, ग्लूकोज Br2 से भी करता है, ग्लूकोज नाइट्रिक एसिड से करता है। बहुत बढ़िया। टॉलिन को अपचेत करता है, कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज हो जाता है, यह भी अपचेत करता है, लाल रंग का अपचेप देता है, यह सिल्वर मिरर यानी काले रंग का अपचेप या लाल रंग का अपचेप देता है। यह ऑक्सीडाइज होकर ग्लूटारिक एसिड में और यह ग्लूटोनिक एसिड में, यह ग्लूटारिक एसिड में चेंज हो जाता है, जिसको सैक्रिक एसिड कहा जाता है। यानी कि ग्लूकोज के लिए एक कॉलम से चारों आप कनेक्ट कर सकते हैं कि ग्लूकोज टॉलिन को भी रिड्यूस करता है, फेलिंग को भी करता है, Br2 को भी करता है। इसमें आपको आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल ध्यान से सुनिए क्या है कि यह टॉलिन से, यह फेलिंग से, Br2 से, नाइट्रिक से, तीनों से रिएक्शन करता है। बहुत अच्छे। अगर आप फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज जो है वो टॉलिन को तो अपचेत करता है लेकिन फेलिंग को नहीं करता, चूँकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Br2, इसको भी नहीं करता है। तो यहाँ पर दो यानी नाइट्रिक एसिड और टॉलिन, इन दोनों को जो है फ्रक्टोज अपचेत करता है। तो अगर बेसिक मीडियम में है तो यह टॉलिन रीजेंट को यह अपचेत करता है। नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यही भी परिवर्तित कर देता है। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके साथ मिथाइल ग्लूकोसाइड है। मिथाइल ग्लूकोसाइड में OH प्रेजेंट होती है, जिसमें OCH3 जो है वह जल अपघटित होकर जैसे ही अम्लीय जल अपघटन कराते हैं तो अम्लीय जल अपघटन कराने पर वह सब OCH3 OH में टूटता है, बाकी के इसको अपचेत नहीं करता है। OCH3 क्या है? नाइट्रिक एसिड के साथ जल अपघटित होकर OH में यानी कि पुनः ग्लूकोज जैसे फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है, CH3OH इससे निकल जाता है। अब अगर लास्ट की अगर बात करें तो सुक्रोज जो है वो डाइसैकेराइड है, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो इन दोनों को ये अपचेत नहीं करता है। यह माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यह Br2 को भी अपचेत नहीं करता है। सुक्रोज नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो यह सुक्रोज जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ अपचेत होकर क्या देता है, तो यहाँ एक बार फटाफट देख लेते हैं कि ग्लूकोज जो है वो Cu2O यानी कि फेलिंग सॉल्यूशन के साथ अपचेत होकर लाल रंग का अपचेत देता है। नेक्स्ट अगर टॉलिन रीजेंट के साथ कराते हैं तो ये ग्लूकोनिक एसिड में और सिल्वर मिरर बनाता है, यानी कि ब्लैक PPT बनती है ग्लूकोज का। ये दोनों हुए Br2 के साथ भी COOH बनाता है। फ्रक्टोज की अगर आप बात करते हैं तो HNO3 से ऑक्सीकृत होकर टार्टरिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि इसको ऑक्सीकृत करता है। अगर बेसिक सॉल्यूशन में हम लोग फ्रक्टोज की बात कर रहे थे, फ्रक्टोज का अगर मीडियम अगर आप बेसिक लेते हैं तो ये इन डाइऑल टाइप का कंपाउंड बनाता है। इन डाइऑल जो कि मैनोज में और ग्लूकोज में बाद में पुनः परिवर्तित हो जाता है। तो कल भी क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि फ्रक्टोज का जो सॉल्यूशन है वो कंटेन करता है फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज के फॉर्म में, डी ग्लूकोज, डी मोइनोज, तीनों फॉर्म बेसिक मीडियम में फ्रक्टोज के साथ उपस्थित रहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो सुक्रोज है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके ऑक्सैलिक एसिड में चेंज हो जाता है।
यानी कि इसको भी अपचेत करता है। तो इस तरीके से आपके कार्बोहाइड्रेट की सीरीज़ में 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ठीक है। और यह लेक्चर जो है यहीं समाप्त होता है आपके 100 क्वेश्चंस के साथ। आप जिन लोगों ने बाकी के लेक्चर नहीं देखे हुए हैं तो वो आप लोग देखिए, जिससे कि आपका पूरा कार्बोहाइड्रेट कवर हो जाएगा। लगभग मैंने कार्बोहाइड्रेट से हर टॉपिक को टच किया है। एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बने कि क्वेश्चन यहीं से मिले, तो आप लेक्चर को आप कवर करिए, उसके एक्सप्लेनेशन को आप पढ़िए, आप समझिए। इन्हीं 100 क्वेश्चन से ही आपके एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, आप सभी लोग जुड़े रहिए। आप इस लेक्चर की आपको PDF जो है आपके टेलीग्राम चैनल MK केमिस्ट्री अड्डा पर आप जाइए, MK केमिस्ट्री अड्डा को आप सब्सक्राइब करिए और वहाँ पे आपको सभी PDFs आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी। अगर और भी कोई अगर समस्या समझ आती है आपको तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।